Good morning, everyone. I hope all of you have started with exercise 1. So, have you completed exercise 1? How many of you have completed this, right? Completed, sir. CS. How many of you have completed exercise 1? Okay, so last part रह गया है. Okay, so only 15 to 20, 15 students have done. What about the other students? There are 46, there are 58 students. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? What about the other students? आप लोग होमवर्क क्यों नहीं कर रहे? ओके, तो एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है आप लोगों का? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1. एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में कोई डाउट है? तो बोलिए. कोई डाउट नहीं है. बी का 3. ओके, चलो हम लोग बी का 3 डिस्कस करते हैं. So let us discuss B3, B6. Okay, part 1, A1. So we have A1, B3, and B6. Okay, and A5. So let us discuss these questions. Okay, so all then first we will discuss A1. Okay.
तो A1 में आपको दिया गया है, in the given diagram find the direction of friction force on each block and the ground. Assume all surfaces are rough and all velocities are with respect to ground. Find a direction of friction on each block. Okay, so that's very simple. आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला ब्लॉक है ए ब्लॉक, ए ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी किधर है? कमलेश, ध्यान से सुनो, जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी किधर है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इधर दिया गया, इधर। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? वो उस पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा और फ्लोर भी आगे लगाएगा। बहुत सिंपल है, दिस इज फ्रिक्शन on A due to B and this is friction on A due to ground. तो B पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? B का रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, B रिलेटिव, तो उस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये पीछे लगाएगा फ्रिक्शन नीचे से। ये होगा फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A। और और जो ऊपर वाला है उसके रेस्पेक्ट में भी ये पीछे जा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? क्या लगेगा? फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू C। बस यही करना है आपको। फिर ऊपर वाला देखो, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला मतलब C। तो C का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B निकालना पड़ेगा आपको। यू हैव टू फाइंड दैट वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो वो होगा VC माइनस VB। VC कितना है? 3। VB कितना है? 5। +3 + 5 तो -2 आ गए, मतलब नेगेटिव है। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी इधर है। इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा। फिर इसका निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू D। क्या होगा? वो होगा VC माइनस VD। VC कितना है? 3। VD कितना है? 1। ये आया +2, यानी +2 आया। तो ऊपर वाला इस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे, यानी एक फ्रिक्शन आगे एक फ्रिक्शन पीछे। बहुत सिंपल है, आपको बस V रिलेटिव निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, ठीक है? ओके, तो हो गया A1। अब बात करते हैं हम लोग, A1 हो गया, A5। तो A5 में क्या दिया देखो, A5 में दिया आपको, अ ब्लॉक इज शॉट विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अ ब्लॉक इज शॉट, तो एक ब्लॉक जो है उस ब्लॉक को ऐसे फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ प्लेन। तो जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है? रफ। इट्स अ रफ सरफेस। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक टिल इट कम्स टू रेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक टिल इट कम्स टू रेस्ट। तो यहाँ पे इसका V0, ये इसका U है, ठीक है? तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और आपको दिया गया है द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1। जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो 0.1। तो अब आप देखो, अब इस पे इसका मास m मान लो, तो ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगेगा mg, और पीछे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा μn, म्यू के एन। तो म्यू के एन का वैल्यू यहाँ पे mg आएगा। म्यू के इज 0.1 इंटू m इंटू जी इज 10। तो वो आ जाएगा सिर्फ m। तो एक्सेलरेशन निकालना है आपको, समेशन ऑफ नेट फोर्स। तो इधर ले लो पॉजिटिव, इधर ले लो नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स ये नेगेटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा -F k इज इक्वल टू m।
एफ के का वैल्यू एम है, इज इक्वल टू एम ए, ये -1 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन -1 आ गया। अब आपको लगाना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 5 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन का वैल्यू -1 है, और ये s है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2s, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12.5। नोट डाउन कर लो जिसका भी डाउट है जल्दी से। नोट कर लिया सबने? आवाज आ रहा है क्या सबको? हेलो? B4 B5, ओके ओके। ओके, सो नाउ ए का तो हो गया सब, अब बी का डिस्कस करते हैं। तो बी का आप लोगों ने क्या क्या पूछा है? B4 B5 B6, B5 नहीं, B4 B3 और B6। चलो, तो B3 B4 B6 लेते हैं, पहले B3 लेते हैं। सो B3 की बात करते हैं। तो B3 में आपको दिया है, in the given figure a monkey of mass m is climbing the rope hanging from the roof with an acceleration a. Coefficient of static friction between the body of monkey and the rope is mu. Find the direction of value of friction force. तो बहुत सिंपल है। सो ये है रोप, और ये जो मंकी है, ये मंकी का हाथ है, ठीक है, इधर, और ये इधर मंकी है मान लो। तो ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टी, और फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, क्योंकि उसका टेंडेंसी नीचे नीचे फिसलने का है। मंकी का जो टेंडेंसी है वो नीचे फिसलने का है mg की वजह से, इसलिए उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, ठीक है, ओके।
और उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन दिया है आपको, ए दिया है, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक बिटवीन द मंकी बॉडी ऑफ द मंकी एंड द रोप इज म्यू। और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। और क्या दिया है आपको, और दिया फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द मंकी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे ये टेंशन कहाँ गया, टेंशन, टेंशन भी तो है। इन द गिवन फिगर मंकी ऑफ मास m इज क्लाइंबिंग, इसका मास m है, इज क्लाइंबिंग a rope hanging from the roof with an acceleration a. Coefficient of static friction between the body of the monkey and the rope is mu. Find the direction and value of friction force on the monkey. तो यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, मंकी, आप वो समझ नहीं रहे, ये रोप है ना, तो मंकी का टेंडेंसी नीचे जाने का है ना, mg की वजह से, इसका टेंडेंसी नीचे जाने का है। मंकी के ऊपर जाने की वजह से नहीं है, मंकी का जो हाथ है, मंकी का जो हाथ है वो रोप को नीचे खींच रहा है खुद ऊपर जाने के लिए, तो रोप उसको ऊपर खींच रहा है। वो जो मंकी है, वो मंकी रोप को नीचे खींच रहा है। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो क्या होता है, हम लोग जब चलते हैं तो हम जमीन को पीछे धक्का मारते हैं, इसलिए जमीन हमको आगे धक्का मारती है। तो हम इधर जा रहे हैं और जमीन हमको इधर धक्का मार रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि हम आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। वो तो मैंने समझाया था ना आपको। तो हम जमीन को पीछे धक्का मार रहे हैं, फ्रिक्शन ऑन फ्लोर ड्यू टू मैन, फ्लोर ड्यू टू मैन वो बैकवर्ड है, तो फ्रिक्शन ऑन मैन ड्यू टू फ्लोर वो फॉरवर्ड है। तो हम पे तो ग्राउंड आगे फ्रिक्शन लगा रहा है। अब तुम बोलोगे नहीं सर आदमी आगे जा रहा है फ्रिक्शन पीछे लगाना चाहिए, वो तो गलत हो जाएगा। ओमकार, हाँ तो वैसे ही है ना, तो यहाँ पे ये मंकी जो है ये इसको नीचे खींच रहा है। ये कौन है, प्रणव कौन है, ये रिपीट क्या होता है, रिपीट? आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया वो बोलो ना। रिपीट मतलब तो बहुत कुछ होता है, क्या 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 रिपीट करूं मैं? प्रणव आपका क्या डाउट है वो पूछो। ये रिपीट वर्ड इज नॉट अ गुड वर्ड। रिपीट मतलब क्या रिपीट करूं मैं? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, किसके, किसकी बात कर रहे हो, मंकी की बात कर रहे हो, आदमी की बात कर रहे हो? क्वेश्चन तो सही से पूछो ना। आप मंकी के बारे में बोल रहे हो, अच्छा। तो वही है, आपका क्वेश्चन सही से पूछोगे तो मुझे समझ में आएगा ना आप क्या पूछ रहे हो। तो ये मंकी है, ये मंकी का हाथ है, और मंकी को ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो वो रोप को किधर खींचेगा, वो रोप को नीचे खींचेगा। दिस इज फोर्स ऑन, दिस इज फोर्स ऑन रोप ड्यू टू मैन, ड्यू टू मंकी।
तो मंकी पे, जो मंकी के हाथ है, मंकी के हाथ पे वो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। फोर्स ऑन मंकी ड्यू टू रो, इसलिए मंकी ऊपर जाएगा, तो मंकी पे फ्रिक्शन ऊपर लगने वाला है। जो मंकी है, मंकी पे फ्रिक्शन ऊपर लगने वाला है। मंकी पे फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लगने वाला है। और नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है mg। ठीक है। और ऊपर एक्सेलरेशन a है। ओके। तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज द इफेक्टिव फोर्स, दिस इज द इफेक्टिव फोर्स exerted by the rope on monkey। तो ये हो जाएगा Fs माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा mg प्लस एम। तो रोप और वो कांटेक्ट में है मंकी, और ये कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन। तो इफेक्टिव जो है, जो अपवर्ड कांटेक्ट फोर्स है वो फ्रिक्शन है। जो इफेक्टिव अपवर्ड फोर्स है वो यहाँ पे क्या है? वो यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये हो गया B3। अब बात करते हैं हम लोग। तो बी तो नहीं पूछा है तुम लोगों ने, B5 पूछा है। तो B5 डिस्कस करते हैं। तो टेंशन का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इफेक्टिव फोर्स है स्ट्रिंग, और ये आपको एक जो कांटेक्ट फोर्स दिखाना है यहाँ पे, कांटेक्ट फोर्स, वो कांटेक्ट फोर्स या तो आप टेंशन लिखोगे या तो फ्रिक्शन लिखोगे। टेंशन और फ्रिक्शन दोनों एक ही है यहाँ पे। फ्रिक्शन की वजह से ही टेंशन है, आपको दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। जो वो कांटेक्ट फोर्स है, ये बंदर के सो हाथ से जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, वो कांटेक्ट फोर्स यानी वही तो है फ्रिक्शन, वही तो टेंशन है, एक ही दिखाना है। या तो टी लिखो या एफ एस लिखो। तो वो टेंशन यहाँ किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है। अब करते हैं बात हम लोग क्वेश्चन नंबर B5 के बारे में। तो B5 में दिया, द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है एक ट्रक है, और इस ट्रक के
यहाँ पीछे जो है, यहाँ पे एक ये रखा है बॉक्स, और ये जो बॉक्स है ये 5 मीटर की दूरी पे है यहाँ से। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस बिलो इज 0.15, और यहाँ पे जो म्यू है वो म्यू का वैल्यू आपको दिया है 0.15, और दिया ऑन अ स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स विद 2 मीटर। तो ट्रक जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है इधर। Okay, find the distance traveled by the truck by the time the box falls from the truck. So by the time it falls from the truck, तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, तो यहाँ पे आप देख लो कि ये जो ब्लॉक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे स्पाइडरमैन, ठीक है, यहाँ पे हमने स्पाइडरमैन ले लिया है और हम सूडो फोर्स लगाएंगे। तो ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक पे पीछे लगेगा सूडो फोर्स लगेगा एम ए, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन आगे है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगाएगा, वो पीछे लगाएगा। तो मास कितना है इसका, तो मास मान लो कुछ m है, ठीक है। तो मास m है और एक्सेलरेशन है 2, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू देखो, फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू एन। तो n का वैल्यू क्या है, mg, ये है ना, ये n और ये mg। तो हम लोग पहले चेक कर रहे हैं कि वो स्लाइड होगा कि नहीं होगा। तो म्यू म्यू का वैल्यू 0.15 है, तो 0.15, और ये m हो गया, ये g हो गया 10, तो ये हो गया 1.5 m। तो देख लो आप, सूडो फोर्स बड़ा है, मतलब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो सूडो फोर्स इज ग्रेटर देन fs max, is greater than the maximum value of friction, so the block will slide। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि ब्लॉक जो है वो स्लाइड ही करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो इसका मतलब अब हम लोग लेंगे ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक है, अपना ये हीमैन लेके सॉल्व कर देंगे। तो ये समझ में आ गया कि वो स्लाइड करने वाला है। तो ये जो आपका इधर है ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज गोइंग टू स्लाइड पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस पे, फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो इसका जो एक्सेलरेशन आप लिखोगे समेशन एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो। तो ये डायरेक्शन आप ले लो, ये डायरेक्शन आप ले लो प्लस, और ये डायरेक्शन ले लो माइनस। तो ये हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एफ के क्या होगा, म्यू एम जी। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो म्यू का वैल्यू 0.15, एम का वैल्यू एम, जी का वैल्यू 10 इज इक्वल टू एम ए जी। तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ जाएगा 1.5। अभी जो ट्रक है, ट्रक ट्रक का एक्सेलरेशन भी आगे, ए ट्रक इज 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, मतलब इसको सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन से, ठीक है। वो हो जाएगा आपका ए ब्लॉक माइनस ए ट्रक। ए ब्लॉक कितना आ रहा है, 1.5 प्लस 1.5, ए ट्रक कितना है, +2। तो ये हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन, ब्लॉक का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन वो इधर आ रहा है, क्योंकि इधर हमने प्लस लिया था, इधर माइनस लिया था। जो ब्लॉक है उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन इधर आ रहा है 0 पॉइंट, ठीक है। ओके, तो अब आप यूज करोगे एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए रिलेटिव टी स्क्वायर, ठीक है। ये आप यूज करोगे तो इससे आपको टाइम मिल जाएगा। तो एस रिलेटिव कितना हो गया, एस रिलेटिव वो हो गया, उसको इधर जाना है, इधर जाना है 5 मीटर, यानी -5। यू रिलेटिव दोनों रेस्ट से ही स्टार्ट किए थे, तो यू रिलेटिव 0 हो गया, और ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, -0.5। तो -0.5 टी स्क्वायर,
ठीक है, तो ये हो गया 5 टू ज़ा 10 बाई 0.5, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू 20 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर 20 आ गया, तो आपको ये मिल गया टी स्क्वायर। अब आपको निकालना है कि इतने ही टाइम में ट्रक कितना आगे गया। तो ट्रक कितना आगे गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक इज इक्वल टू यू ट्रक टी प्लस हाफ ए ट्रक टी स्क्वायर। अब यू ट्रक तो जीरो है, और ए ट्रक कितना है, ए ट्रक है 2, और टी स्क्वायर कितना है 20, यानी 20 मीटर आगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैंने यहाँ से समझाया है, पहले नोट डाउन कर लो और फिर अगर कोई डाउट है तो बोलो। पहले लिख लो, पहले पूरा लिख लो, क्योंकि लिखने से तुमको आधा तो ऐसे समझ में आ जाएगा।
देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, स्टेप 1 में मैंने यूज किया सूडो फोर्स मेथड। ठीक है, मतलब अपना स्पाइडरमैन। ये क्यों किया? टू सी द रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक, कि ब्लॉक का रिलेटिव मोशन किधर होगा। फिर स्टेप 2 मैंने क्या किया, फिर मैंने ग्राउंड ऑब्जर्वर लिया, सूडो फोर्स नहीं लिया, ग्राउंड ऑब्जर्वर। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यूज किया रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इससे स्टेप 1 से ये वेरीफाई हो गया था कि सूडो फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन, तो वो इधर की तरफ स्लाइड करेगा। स्टेप 2 से रिलेटिव मोशन यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया, टी स्क्वायर फाइंड आउट किया। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ रिलेटिव ए टी। फिर टी स्क्वायर मिल गया, तो हमने स्टेप 3 यूज किया फॉर द ट्रक। तो ट्रक के लिए हमने यूज किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक इज इक्वल टू यू ट्रक टी प्लस हाफ ए ट्रक टी। तो ये तो जीरो हो गया था, टी स्क्वायर। ये स्टेप्स है। अब आप देख लो, अगर कोई डाउट है तो बोलो। ये स्टेप 1, स्टेप 2 या स्टेप 3 में कोई डाउट है तो आप बोलो, मैं आपको फिर से बता दूं। ओके, यानी स्टेप टू रिपीट करना है। देखो, स्टेप 2 में कुछ भी नहीं है। तो ये जो ब्लॉक है, तो ये जो ब्लॉक है ना, ये तो यहाँ स्लाइड करने वाला है इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। So displacement of block with respect to truck is equal to u block truck t plus half acceleration block truck t square. तो हमने ये डायरेक्शन माइनस लिया है, ये प्लस लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा -5 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। यू बी जीरो है क्योंकि यू बी माइनस यू टी, ये जो है दिस इज यू बी टी, वो दोनों जीरो ही है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, तो ये यू बी टी तो जीरो हो गया। और ए भी मैंने बताया आपको, वो आ रहा है 0.5, -0.5 आ रहा है। ये स्टेप है, ये हीमैन, हमने हीमैन लिया मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर मतलब वो क्या करेगा, वो सूडो फोर्स नहीं लगाएगा, वो सिर्फ एक ही रियल फोर्स लगाएगा, यानी फ्रिक्शन वाला। ब्लॉक इधर स्लाइड कर, रिलेटिव मोशन इधर है, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। तो हीमैन जो है वो सूडो फोर्स नहीं दिखाता। तो तो क्या किया, इस पे सिर्फ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी आपने ये वाला क्या लिया है,
पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? म्यू एम जी बाई मतलब म्यू जी, तो यानी 1.5 आएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन ये हो जाएगा ए बी माइनस ए टी। ए बी इज 1.5, ए ट्रक इज 2, यानी माइनस 0.5 में आ गया। अरे भाई कमलेश, ये नो वॉइस क्या होता है? व्हाट इज दिस नो वॉइस? जब मैंने तुमसे सवाल पूछा है कि समझ में आ गया, तो तुम बोलोगे ना यस सर, कि मैं बोलूंगा यस सर? क्या जवाब भी मैं ही दूंगा क्या? क्या मैं बोलते रहूं, बस बोलते रहूं, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? और एक चीज बताओ मुझे, ये B6 किसने पूछा है? एक मिनट में देखता हूँ यहाँ पे। B5 B4, ये आदित्य आपने B6 क्यों पूछा है? मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलो आप B6 क्यों पूछ रहे हो आप? ये तो क्लास में डिस्कस हुआ है ना। ये HCV का क्वेश्चन नंबर 20 है ये। आदित्य बोलो ना, मैंने अनम्यूट किया आपको, बोलो। अब कुछ नहीं बोल रहा है। आप एब्सेंट थे क्या क्लास में? किसी को डाउट है B6 में? B6 डिस्कस हो चुका है। ठीक है, सी में कोई डाउट है किसी को? ए और बी डिस्कस हो गया, सी में कोई डाउट? C1। A body of mass 5 kg is kept on a rough horizontal surface. C1 तो बड़ा इजी लग रहा है यार, C1 क्या पूछ रहे हो? ठीक है, C1 में डाउट क्या है तुम्हारा? डाउट क्या है वो बोलो। नहीं मतलब, डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या समझ में नहीं आया वो बोलो। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बोलो। अच्छा, C2 में कोई डाउट है किसी को? C2 में 4 पार्ट है, A 1 2 3 4। किसी में भी डाउट है तो बोलो। ये डबल ब्लॉक प्रॉब्लम है, और मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाया डबल ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करना है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, कल डिस्कस होगा इसका पार्ट 2। कल मतलब मंडे को। अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 आपको कंप्लीट करना है बाय थर्सडे। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू राइट नाउ। मैं आपको तुरंत भेज रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोग एक बार चेक करो। एक बार चेक करो, मैंने भेजा है आप लोगों को। चेक करो एक बार, व्हाट्सएप पे चेक करो। हाँ ठीक है, उसको डाउनलोड कर लो। और अभी आपके पास 5 डेज हैं। संडे, आज का दिन भी जोड़ लो। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 6 दिन है आपके पास, ऑलमोस्ट 5 दिन समझ लो, 5 दिन। तो ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। ठीक है। ओके, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। अभी अपने पास 35 मिनट्स है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्कुलर मोशन। लेट अस स्टार्ट। तो आप लोग एक नया नया पेज ले लीजिए, नए पेज पे लिख लीजिए। नया पेज, नया चैप्टर। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन।
ओके सबने लिया, नया पेज लिया सबने? So let us start the new chapter. So all of you can note down circular motion. So the name itself suggests that it's, we are talking about the particle which is moving along a circular path. Okay. So we are talking about the motion of a particle moving along a circular path. So सर्कुलर मोशन में देखो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे उसका वेलोसिटी ऐसा है ए पॉइंट, फिर यहाँ पे उसका वेलोसिटी ऐसा है बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कैसा है ऐसा। तो अब मुझे बताओ कि इफ बी ए का मॉड इक्वल टू वी बी का मॉड इक्वल टू वी सी का मॉड, सब मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इज इट एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन? सब लोग, इज इट एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड? ठीक है, आप आंसर दीजिए। ठीक है, कुछ लोगों ने एक्सेलरेटेड दिया है। ओके, व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड? if the magnitude of the velocity is constant, हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, change in direction. Okay, good, very good. तो क्वेश्चन ये था कि if this is constant then in the circular motion then is it accelerated or non accelerated? तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है कि it is accelerated because the direction of velocity is changing. Very good. So here the direction of the velocity vector is changing, therefore it is accelerated motion, therefore it is an accelerated motion, although mod v is constant, mod v constant, लेकिन फिर भी ये क्या है, फिर भी ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन होगा, और अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तब तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो ये आप समझ लो, ये बात समझ में आई सबको? तो जो सर्कुलर मोशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है यूसीएम, एक है एनयूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। और इसमें सिर्फ एक तरह का एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ये सिर्फ एक पॉइंट है आपको दिमाग में रखने की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, NUCM का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, तो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, या आप बोल सकते हैं स्पीड इज वेरिएबल। स्पीड जो है वो वेरिएबल है। तो इसमें भी दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, इसमें सेंट्रीपिटल तो होता ही है और एक टेंजेंशियल भी होता है। तो दिस इज तो हम लोग इस चैप्टर में ये दोनों पढ़ने वाले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है? ओके, तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करो। एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ओनली द इंट्रोडक्शन। एवरीवन प्लीज नोट डाउन। और ये बीच में नो वॉइस मत करना। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो बोलता रहो। ठीक है? सबने नोट डाउन कर लिया? एवरीवन? ठीक है, अब ये लिखो आप। अब ये लिखो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि बोथ आर एक्सेलरेटेड। बोथ आर एक्सेलरेटेड, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। इट इज ऑलवेज accelerated motion.
Okay, so now let us understand some standard properties of angular motion or circular motion. Okay, so we'll study now some standard properties of circular motion. Okay, let us discuss some standard properties of circular motion, or sometimes we even call it as angular motion. Okay, so let us consider this circular path. So the particle is moving in circular motion, right? Let us say this is the reference point or the reference line. So the particle is moving like this. So the particle is moving along the blue line. Particle is moving along the blue line. Okay, like this. So this is the radius vector. What is this? This is delta theta. This is at t equal to 0. This is at t equal to t. Okay. यहाँ पे जो velocity है, this is va या v1. Okay, we can write as v1. This velocity is v1, and here the velocity is v2 at this point. So this is a point P, and this is another point P dash. Okay, okay. So first we are going to talk about the angular displacement. We are going to talk about angular displacement. Just like we have displacement, here we have angular displacement. Okay, so what is angular displacement? It is the angle traversed, or this is called as angle traversed or angle swept. It is the angle traversed is the angle traversed by the radius vector. ये जो आप देख रहे हो रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर यहाँ पे था और यहाँ से ये रेडियस वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पहुंच गया। अभी रेडियस वेक्टर ने जो एंगल ट्रैवर्स किया उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बाय द रेडियस वेक्टर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस लाइन।
विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में, with respect to a reference line is called as angular displacement. Okay, okay, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियंस, ठीक है, रेडियन. Okay, so please note down this is angular displacement. सबने नोट कर लिया? ओके, नेक्स्ट वन इज एंगुलर वेलोसिटी. तो पहला क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दूसरा क्या है? दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज दिस? इट इज द rate of change of angular displacement. It is the rate of change of angular displacement. यानी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. विश्वजीत, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है ना. वो तो डायमेंशन लेस ही होगा. ये मीटर अपॉन मीटर, तो डायमेंशन लेस है ना थीटा. ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका है. इसके बाद है एंगुलर एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? It is the rate of change of angular velocity. It is the rate of change of angular velocity. यानी अल्फा. So alpha is equal to d omega by dt. या फिर आप लिख सकते हो d omega by dt. ओमेगा इज d थीटा by dt. तो वो हो जाएगा d2 थीटा by dt. ठीक है, लिखो यहां तक.
Okay, done everyone. Last slide, 1 minute. Okay. Okay. So I think everyone has noted it. Okay. Okay, good. So let us now talk about the direction of angular vectors. So we will talk about the direction of these angular vectors. So direction of these angular vectors is given by right hand rule, right hand thumb rule. Okay, so is given by right hand thumb rule. So let us talk about angular displacement first. So if the particle is moving like this, so you can curl your fingers along the direction of the particle, and the outstretched thumb will be along this, perpendicular to this one, perpendicular to this, outward. So if we
curl our fingers in the direction of the motion of the particle, then the outstretched thumb will give us the direction of displacement. So all of you just look at the video now. Okay, am I visible to you? All of you? Okay, now just try to understand this. If the particle is moving like this, okay, ऐसा चल रहा है particle, इस तरह से. Just curl your fingers like this. This is the outstretched thumb. The thumb will always be along the axis. Okay, the thumb will always be along the axis, upward or downward. The thumb will always be along the axis. ये ध्यान रखो. So the thumb will be along the axis, either upwards or downwards. Either upwards or downwards. ठीक है? So all the angular vectors, like the displacement, angular velocity, angular acceleration, और आप आगे पढ़ोगे torque, angular momentum, ये सब भी पढ़ोगे. They are along the axis. They are along the axis of the circular path. They are all along the axis of the circular path. ये ध्यान रखना. They are all along the axis of the circular path. ठीक है? There are only two possible directions. There are only two possible directions. दो ही है. Either upward or downward. ठीक है? Either upward or downward. Now it depends on you. If you want, you can choose upward as positive and you can choose downward as negative. Okay, that is your choice. It is a sign convention. So that you can choose according to yourself. So according to this sign convention, if it is moving, let us say like this, anti-clockwise, तो thumb कहाँ आएगा? Thumb इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर आएगा या अंदर जाएगा? Tell me. Thumb बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ जाएगा? अगर आपने ऐसे रखा है स्क्रीन पे, you curl your fingers in the direction of the particle ऐसे चल रहा है, just put your hand like this, thumb कहाँ आ रहा है? Thumb बाहर आ रहा है. Yes, तो बाहर आ रहा है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. ये साइन है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड का और ये साइन है इनवर्ड का. दिस इज द साइन. तो यहाँ पे द थंब विल बी आउटवर्ड. द थंब will be perpendicularly outward. यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, वो हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव. ठीक है, इस केस में. बट अगर आपने ऐसा ले लिया, क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज, अब बताओ, अब थंब कहाँ जाएगा? बाहर या अंदर? अब थंब कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा या अंदर जाएगा?
बराबर है। अब वो अंदर जाएगा तो ये साइन है, यानी द थंब will be directed, thumb will be directed perpendicularly inwards। तो उसको आप नेगेटिव ले सकते हो, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। इस जैसे साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, एक साइन कन्वेंशन। तो ये आपको समझ में आ गया। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, मतलब ओमेगा और अल्फा के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट अस एंड द क्लास। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उससे आप चेक कर सकते हो। यस, ओके, चलो तो लेट अस एंड द क्लास। ओके, बाय एवरीवन।